हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका सर वीजी स्टडी हब पे। हमारा सीएमए रिवीजन क्लास चल रहा है सर, ठीक है। कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। एंड सेम इज रेलिवेंट फॉर ओल्ड सिलेबस कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग। क्लियर है। तो आज है हमारा सर वैल्यूएशन का सेकेंड डे, ठीक है। वैल्यूएशन का सेकेंड डे है। डे 1 ऑलरेडी हो चुका है, उसमें हमने थ्योरी काफ़ी सारी पढ़ ली थी, मेथड्स पढ़ लिए थे। मेथड्स में जो फॉर्मूलेज थे, जो लॉजिक्स थे, जो ट्रीटमेंट्स थी, वो सब हमने पढ़ ली है। आई होप आपने वैल्यूएशन का पहला पार्ट देख लिया है और उसी के बाद ही आप ये पार्ट 2 देख रहे हो। क्लियर है। और अगर नहीं देखा है तो भैया पहले जाके वो देख लो, क्योंकि पूरा कनेक्शन है। फर्स्ट पार्ट के बिना आपको सेकंड पार्ट समझेगा नहीं और सेकंड पार्ट के बिना थर्ड पार्ट समझेगा नहीं। क्लियर है। तो अच्छे से ढंग से देखो तो आपको सब चीज़ें समझ में आएंगी और बहुत बहुत ज़्यादा फायदा आपका एग्जाम में होने वाला है। क्लियर है। चलिए सर, स्वागत है आपका। आ जाओ फटाफट फटाफट आ जाओ, कमेंट करो, अटेंडेंस दो भाई, वीडियो लाइक करो। वीडियो लाइक करो। तो लास्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था सर। लास्ट पार्ट में हमने अप्रोचेस पढ़ी थी, ठीक है। 3 टाइप के अप्रोचेस पढ़े। फिर उसी के बेस पे मैंने आपको बताया था कि मेथड्स भी उसी के बेस पे हैं, तो हमने मेथड्स पढ़े थे। फिर उसके सारे जो मैंने वर्किंग्स बताए आपको और उसमें सारे जो फॉर्मूलेज हैं, ठीक है। फिर पी मेथड वाला वैल्यूएशन भी आपको बताया मैंने। क्लियर है। देखो, याद करो क्या क्या पढ़ा, याद आ रहा है। पहले हमने अप्रोचेस पढ़ा था, ठीक है। 3 टाइप के अप्रोचेस पढ़े, एसेट अप्रोच, इनकम अप्रोच, मार्केट अप्रोच। फिर हमने उसी के बेस पे मेथड्स पढ़े, नेट एसेट मेथड, ठीक है, एनएवी मेथड जिसको आप कहते हो। फिर अर्निंग बेस्ड मेथड पढ़ा। अर्निंग में भी 2 होता है सर, यील्ड बेस्ड अप्रोच और अर्निंग मतलब ईपीएस बेस्ड, अर्निंग कैपेसिटी बेस्ड अप्रोच। और फिर तीसरा होता है फेयर वैल्यू मेथड, जो इन्हीं 2 मेथड्स का सिंपल एवरेज से निकलता है, ठीक है। फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दोनों का आप वो निकालो, एनएवी के हिसाब से निकालो, यील्ड मेथड से निकाल लो और ऐड करके डिवाइडेड बाय 2, सिंपल एवरेज आपको उसका लेना है। और फिर हमने मेथड्स ऑफ गुडविल पढ़े, बरोबर। मेथड्स ऑफ गुडविल पढ़े, तीनों मेथड्स मैंने आपको बताए, तीनों के फॉर्मूलेस बताए। फिर तीनों के हमने क्वेश्चंस देखे, क्वेश्चन भी देखे कल, ठीक है। और फिर मैंने आपको एक एडजस्टमेंट बताई जो क्वेश्चन में कहीं आई नहीं थी, क्योंकि न्यू सिलेबस में अभी तक उस पर कुछ आया नहीं है, पर ओल्ड सिलेबस में 1-2 बार आ चुका है। तो मैंने पूरा आपको वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का जो एडजस्टमेंट आता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते समय, वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है। तो ये सब हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया था। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था एन्युटी मेथड भी एक होती है, पर आपके बुक्स में दी नहीं है, पर क्वेश्चन आ सकता है सर। तो एन्युटी मेथड क्या है, मैंने आपको बता दिया था कि आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड हो या आपका सुपर प्रॉफिट मेथड हो, ठीक है, दोनों में क्या फ्लॉज हैं कि उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं की गई है। आपको जो प्रॉफिट आप निकाल रहे हो, एवरेज प्रॉफिट हो या सुपर प्रॉफिट हो, आपको फ्यूचर में मिलने वाली है। अगर 5 ईयर्स ऑफ परचेस है मतलब वो प्रॉफिट आपको 5 सालों में मिलेगा। और गुडविल का पैसा आप आज दे रहे हो तो टाइम गैप है, आपको प्रॉफिट्स बाद में मिलने वाले हैं, पर गुडविल का पेमेंट आप आज कर रहे हो। दोनों का टाइम बेस अलग है, तो आपको बेस को मैच करना चाहिए। जो भी प्रॉफिट्स आपको मिलने वाले हैं उसको आपको आज की डेट पे कन्वर्ट करने चाहिए और उसका अमाउंट आपको पे करना चाहिए। तो ये फ्लॉ दोनों मेथड्स में था, दोनों में टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसिडर नहीं किया गया है और उसको सुधार के एक नया मेथड बन गया, दैट इज एन्युटी मेथड। तो ये कोई नया मेथड नहीं है, ये कोई अलग मेथड नहीं है, सिर्फ एक इंप्रूवमेंट किया गया है। सुपर प्रॉफिट मेथड में अगर मैं एक इंप्रूवमेंट कर दूं, मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अगर इनकॉर्पोरेट कर दूं, तो सुपर प्रॉफिट मेथड को मैं क्या कह सकता हूं, एन्युटी मेथड में कह सकता हूं। मतलब सुपर प्रॉफिट्स का जो मेथड था, बस जो लास्ट स्टेप होता है सुपर प्रॉफिट मेथड में, हम क्या करते हैं, हमारा प्रॉफिट निकालते हैं, हमारे ही लागत पे वो कितना कमाएंगे वो निकालते हैं, जिसको आप नॉर्मल प्रॉफिट्स कहते हो। फिर हमारे प्रॉफिट्स में से उनका प्रॉफिट माइनस करते हैं और आपका निकलता है सुपर प्रॉफिट। और फिर सुपर प्रॉफिट को हम सिर्फ क्या करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस से मल्टीप्लाई करते हैं। बस लास्ट स्टेप जो आप परफॉर्म करते हो उसमें अगर आप हल्का सा चेंज कर दो तो वही है आपका एन्युटी मेथड। क्लियर है। तो पहला स्टेप पूरा सेम है, आपको सुपर प्रॉफिट ही निकालना है। अब ये होता क्या है, इसका लॉजिक क्या है, मैं आपको समझा देता हूं कि अगर मैं सुपर प्रॉफिट की बात करूं, सपोज 3 साल का मेरा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस है, 3 साल तक ये प्रॉफिट आएगा, मेरा एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो हर साल इक्वल अमाउंट आता है, ठीक है। 25,000 मेरा सुपर प्रॉफिट है, तो मैं बस सीधे क्या करता हूं, इंटू 3। इंटू 3 का क्या मतलब है कि हर साल इक्वल अमाउंट मेरे को मिलेगा।
हर साल 25-25 हजार मुझे मिलेगा। अब अगर हर साल इक्वल अमाउंट मिल रहा है, उसी को आप क्या कहते हो, एन्युटी। तो एन्युटी का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हो, हर साल इक्वल अमाउंट आपको मिल रहा है, बस इसी को आप आज की वैल्यू पे लेके आओ। तो अगर अगर 1 रुपीज आपको तीनों सालों में मिलने वाला है, इन तीनों को मैं आज की वैल्यू पे लाऊं और तीनों को ऐड कर दूं, उसी को आप क्या बोलते हो, एन्युटी फैक्टर। याद करो, एफएम अगर न्यू सिलेबस वाले बच्चे हो तो आपको तो आना ही चाहिए, ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है। एन्युटी फैक्टर क्या है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आप निकालो, पीवी फैक्टर जिसको आप कहते हो, पीवीएफ, फर्स्ट ईयर वाले को पीवीएफ करो, सेकंड वाले को पीवीएफ करो, तीसरे का भी पीवीएफ निकालो, फिर तीनों पीवीएफ को, तीनों प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स को अगर आप ऐड कर दो तो उसको कहते हैं एन्युटी फैक्टर। तो 3 साल तक 1-1 रुपया तीनों सालों में अगर आपको मिलने वाला है, उसको अगर आप आज की वैल्यू पे लाओगे तो ये 3 रुपए की आज की वैल्यू को आप कहोगे एन्युटी फैक्टर। हर साल 1-1 रुपए आपको मिल रहा है, टोटल कितना मिल रहा है, 3 रुपए। तो 3 रुपए जो अलग अलग साल में 1-1 साल करके मिल रहे हैं, उसकी आज की वैल्यू को आप कहोगे एन्युटी फैक्टर। क्लियर है। तो बस फॉर्मूले में मैं क्या चेंज करूंगा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय मैं सीधे कर दूंगा एन्युटी फैक्टर। आए ख्याल में। अगर यहां मैं 3 इयर्स करता हूं, सपोज जैसे नॉर्मल में सुपर प्रॉफिट मेथड में अगर 3 इयर्स ऑफ परचेज दिया हो तो मैं यहां पे क्या लेता था, 3 इयर्स, मैं 3 लेता था नॉर्मली, बरोबर। तो 3 मतलब क्या है, 111, बस ये 111 का ही आज का वैल्यू निकाल लूं तो उसको ही क्या कहते हैं, एन्युटी फैक्टर, बरोबर। तो एक निकाल के देख लो फटाफट। अगर मेरा डिस्काउंटिंग रेट है 10%, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालते हैं, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर, आर मतलब क्या है 10%, 10% का मतलब क्या है 0.1, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 अगर आप करोगे तो पहले साल का, फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिलेगा। और आप अगर इक्वल टू दबाते जाओगे तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसा आपका निकलते जाएगा। क्लियर है। और यहां पे आप जीटी फंक्शन यूज कर सकते हो। क्लियर है। तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर मेरा डिस्काउंटिंग फैक्टर 10% है तो मैं एन्युटी फैक्टर कैसे निकालूंगा, आपको क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, यही वाला चलो निकाल लेते हैं। यहां पे भी देखो रेट है 10%, पर इसमें नंबर ऑफ ईयर्स दिया ही नहीं है, नंबर ऑफ ईयर्स दिया ही नहीं है, तो अपन नहीं निकाल पाएंगे। अपन चलो कुछ और निकालते हैं, ठीक है। 3 इयर्स का अगर मैं एन्युटी फैक्टर निकालना चाहूं 10% के हिसाब से तो कैसे आएगा, 1 डिवाइडेड बाय, साथ साथ में करते जाओ, 1 डिवाइडेड बाय 1.1, एक ही बार इक्वल टू दबाओ तो ये आएगा 0.909। इसका क्या मतलब है कि नेक्स्ट ईयर, ईयर एंड में अगर आपको 1 रुपया मिलने वाला है तो उसकी आज की वैल्यू क्या है, 0.909, बराबर 90 पैसा। तो ये होता है इसका मतलब। फिर एक और बार इक्वल टू दबाओ, यानी 2 साल बाद अगर आपको 1 रुपया मिलने वाला है तो 2 साल बाद की आज की वैल्यू कितनी है, 0.826, यानी 82 पैसा। क्लियर है। फिर एक और बार इक्वल टू दबाओ तो ये आएगा 3 साल बाद अगर आपको 1 रुपया मिलने वाला है तो उसकी आज की वैल्यू कितनी है, 0.7513, 75 पैसा। क्लियर है। अब इन तीनों को मेरे को ऐड करना है तो सिंपली जीटी दबा दो तो ये आएगा 2.486। आए ख्याल में। अब इसको क्या, इसका क्या मतलब निकलेगा कि अगर 3 साल आपको 1-1 रुपया मिलने वाला है, 3 साल आपको 1-1 रुपया 3 साल में मिलने वाला है तो उसका आज का वैल्यू कितना है, 2.486। तो बस आपको जहां आप 3 रुपीज से मल्टीप्लाई करते थे, 3 ईयर्स से मल्टीप्लाई करते थे, वहां पे आपको 2.486 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आज की वैल्यू पे आ जाएगा और उसके हिसाब से आप गुडविल का कैलकुलेशन कर सकते हो। क्लियर है। तो ये पूरा कंसेप्ट है और आपको यहाँ पे एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है। क्लियर है। चलिए, तो फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर दिया है, आपको सिर्फ क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो, तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू मेरा प्रॉफिट दिया हुआ है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 1,50,000, माइनस मुझे अब निकालना है उनका कितना प्रॉफिट होगा मेरे कैपिटल पे, वो कितना कमाएंगे। मेरा कैपिटल कितना है, दिया हुआ है 8,25,000 मेरा कैपिटल है जिस पे मैं 1,50,000 कमा रहा हूं। इस पे वो लोग कितना कमाएंगे, 10%। उनका एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%। तो वो लोग कितना कमाएंगे, 8,25,000 इंटू 10%, यानी कि 82,500 ब्रैकेट की वैल्यू आएगी। 82,500 ब्रैकेट की वैल्यू आएगी। तो 1,50,000 माइनस 82,500 दैट कम्स टू 67,500। तो मैं उनसे कितना ज्यादा कमा रहा हूं, 67,500। अब बस आपको सेकेंड स्टेप में गुडविल निकालनी है। बोलो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी फैक्टर। सुपर प्रॉफिट है 67,500 इंटू एन्युटी फैक्टर दिया हुआ है
बोलो 2,13,975 आई ख्याल में? कुछ भी ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज की जगह पे आपको उसका एन्युटी फैक्टर लेना है और क्वेश्चन में वो दिया रहेगा। नहीं भी दिया है तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। क्लियर है? चलिए सर, तो ये हो गया आपका एन्युटी मेथड। तो इसमें मैं ऐड कर देता हूँ क्योंकि आपको मुझे चार्ट देना है। अच्छा, मैं चार्ट देना भूल गया हूँ टेलीग्राम पे, आज डाल दूंगा याद से, ठीक है? और टेलीग्राम में नालायक जल्दी आ जाओ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, बार बार रिमाइंडर नहीं दूंगा, ठीक है? तो मैं इसी के नीचे लिख रहा हूँ सुपर प्रॉफिट का ये रिफाइंड वर्जन अगर मैं कहूँ तो वो क्या होगा? एन्युटी मेथड। तो इसका फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू एन्युटी फैक्टर, ठीक है? कंसिडर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है? जो फ्लॉ था वो अब यहां पे रिमूव हो गया है। एन्युटी फैक्टर कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और टाइम वैल्यू मनी के हिसाब से आप गुडविल निकालते हो और गुडविल आप पे करते हो। क्लियर है? चलिए सर, तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं, एन्युटी मेथड हो गया। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है? आपके पास पेपर का ही है, न्यू सिलेबस का। आ जाइए। अब ये नेट एसेट मेथड है, ठीक है? सबसे पहले अपन सबसे इजी मेथड पढ़ते हैं, नेट एसेट मेथड, ठीक है? गुडविल का मैंने आपको बता दिया। पास पेपर का आई थिंक एक दो क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है? या इसी के बाद बता देता हूं, ठीक है? पास पेपर्स के क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बट वही मैं सोच रहा था कि पहले इंटेंजिबल एसेट पढ़ लेते हैं पूरा। इंटेंजिबल एसेट की थ्योरी देखने के बाद फिर सारे पास पेपर के जो भी होंगे मैं आपको बता देता हूं एक साथ, ठीक है? तो ये चलो पहले पढ़ लेते हैं। ये है एनएवी मेथड पे। एनएवी मेथड हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, क्या लेना है क्या नहीं लेना है सब मैंने आपको बता दिया। और एक और क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें पीई मेथड का, वो भी हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं, ठीक है? दो क्वेश्चंस पहले हम देख लेते हैं। आ जाइए। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय ए लिमिटेड, ठीक है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया है 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 8%, ठीक है? डिविडेंड है 8% और फेस वैल्यू है 100 और ये फुल्ली पेड अप है 200 लैक्स का वैल्यू है। 60 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप 600 lakhs, reserves and surplus 270 lakh, external liabilities 480 lakhs, average profit after tax earned every year। ये सिर्फ अंदाजा है कि हर साल वो कितना प्रॉफिट कमाते हैं, 169 lakhs एवरी ईयर लिखा है। और फिर है नॉर्मल रिटर्न अर्न ऑन द मार्केट वैल्यू ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर बाय द सेम टाइप ऑफ कंपनी इज 15%, ठीक है? कंपेरेबल कंपनी इक्विटी पे कितना कमाती है? 15%। क्लियर है? Assume that 2% of the total assets are worthless। क्लियर है? मतलब बैड डेट्स या जो भी आप कहो इसको, वो दिया हुआ है कि जो भी आपका बुक में एसेट का वैल्यू है, जो भी आपका बुक में एसेट का वैल्यू है उसमें से 2% आपको लॉस होगा, ऐसा आपको मानना है, ठीक है? तो वो हम माइनस कर देंगे। तो बताइए सर, इंट्रिंसिक वैल्यू पर इक्विटी शेयर क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब एसेट बेस्ड वैल्यूएशन आपको करना है। अब पूरा क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, कुछ लोगों को वही हैरानी होगी कि एसेट ही नहीं दिए। आप एनएवी मेथड पढ़ा रहे हो, एसेट का 2% वर्थलेस है वो भी दिया है, एसेट ही नहीं दिया। दिमाग की बत्ती काफी लोगों की जलती नहीं है, बरोबर? तो रेशियो एनालिसिस में हम ये पढ़ चुके हैं कि टोटल लाइबिलिटीज से भी आप टोटल एसेट निकाल सकते हो। और लाइबिलिटी के तो मेरे को सारे आइटम दिख रहे हैं, लाइबिलिटी के तो सारे आइटम दिख रहे हैं, तो क्या मैं टोटल लाइबिलिटी निकाल सकता हूं? यस, टोटल लाइबिलिटी आप निकाल लो, तो उसी को आप क्या अज्यूम कर लो कि दैट आर इक्वल टू टोटल एसेट्स, और फिर आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है? तो हमको क्या निकालना है? पहले टोटल लाइबिलिटी। अब ध्यान देना, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पढ़ते कहा कि ये जो है ये सिर्फ आपको अंदाजे के लिए दिया है, ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट नहीं है या ये पीएनएल अकाउंट का बैलेंस नहीं है, ये अंदाजा है कि हर साल आप कितना कमाते हो, हर साल आप कितना कमाते हो वो दिया है, ठीक है? लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा देखो, प्रेफरेंस शेयर्स आएंगे, इक्विटी शेयर्स आएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस आएंगे, और रिजर्व्स एंड सरप्लस में आपका पूरा प्रॉफिट आ चुका है ऐसा आपको मानना है, और अलग से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज दिए हैं। तो इन चारों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा? टोटल लाइबिलिटी, और उसी को मैं क्या अज्यूम करूंगा? टोटल एसेट। ध्यान दो हाँ, और क्या बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान दो। तो पहला स्टेप है कि आपको टोटल लाइबिलिटी निकालना है,
वो आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड प्लस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। करो ऐड 200, 600, 270, 480। करो ऐड 1550। ठीक है, तो मेरा टोटल लाइबिलिटी हो गया। तो टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू टोटल एसेट, जो कि कितने होंगे 1550। अब यहां आपको अब भूल जाना है कि आपने कैसे निकाला। काफी बच्चे क्या करते हैं, यहां से अब जब मैं सेकेंड स्टेप परफॉर्म करूंगा तो उनको कंफ्यूजन होता है। अब जब मैं 1550 ले रहा हूं, ये टोटल एसेट की वैल्यू है, ये टोटल एसेट है, ये कैसे निकाली गई है वो आप भूल जाओ अभी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ एनएवी का फॉर्मूला क्या था? टोटल एसेट्स, मार्केट वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी और माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। मैंने आपको बताया था इक्विटी का वैल्यू निकालना है तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आउटसाइड है, ऐसा मान के आपको माइनस करना है। क्लियर है? तो बोलो थर्ड स्टेप में आएगा डायरेक्ट एनएवी। बोलो तो क्या आएगा? नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, बोलो नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी कैसे निकलते हैं? टोटल एसेट्स जो कि हैं 1550 माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी जो कि कितने हैं 480 और माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है 200। अब यहां देखो बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर 480 और 200 माइनस क्यों किया? वहां ऊपर ने आपने ऐड किया, नीचे अब माइनस कर रहे हो, ये क्या चल रहा है? चल क्या रहा है ये? तो मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि टोटल एसेट नहीं दिए, हमने लॉजिक यूज किया, टोटल लाइबिलिटी से टोटल एसेट निकाले। द मोमेंट 1550 आ गया, अब आप भूल जाओ कि वो कहां से आया। ये टोटल एसेट्स हैं, ऐसा आपको मानना है कि ये इसमें कुछ फिक्स एसेट होंगे और कुछ करंट एसेट होंगे, जो डेटा आपको मिसिंग है। तो आपने लाइबिलिटी से एसेट निकाला, अब आप एसेट में से माइनस कर रहे हो, आप टोटल लाइबिलिटी से नहीं माइनस कर रहे हो। ध्यान देना, लाइबिलिटी से मैं माइनस कर ही नहीं रहा, मैं एसेट में से माइनस कर रहा हूं। वो तो फॉर्मूला ही है, बुक खोल के देख लो, एसेट में से ही माइनस करना है ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि अब मैं उसको एसेट मान के माइनस कर रहा हूं। क्लियर है? तो एसेट में से मैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस कर रहा हूं और प्रेफरेंस शेयर्स माइनस कर रहा हूं। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? 60 लैक्स, सब लैक्स में ही है, तो यहां मैं सीधे लूंगा 60। बोलो कितना आएगा? 1550 माइनस 480 माइनस 200, दैट कम्स टू 870। 870 डिवाइडेड बाय 60, तो ये आएगा 14.5। अच्छा सॉरी, 2% वर्थलेस है, मैं भूल गया। देखो भाई, मेरे से लॉजिक समझाने के चक्कर में मैं ही एडजस्टमेंट भूल गया, ध्यान दो। ठीक है, तो यहां बस आपको क्या लेना है? टोटल एसेट माइनस 2%। 2% वर्थलेस है, तो रियलाइजेबल वैल्यू कितनी होगी? 2% माइनस कर लो, माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटी माइनस प्रेफरेंस शेयर्स। बोलो कितना आएगा? 1550 सीधे माइनस 2% दबा दो, तो वो आएगा 1519। ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आई? 1519 माइनस 480 माइनस 200, तो न्यूमरेटर आएगा 839। 839 क्लियर है? डिवाइडेड बाय 60, तो ये आएगा 13.98333, 13.98। क्लियर है? तो बस क्या करना था, एसेट दिए नहीं थे, लाइबिलिटी से एसेट निकालना है और एसेट में से 2% माइनस करना है और फिर आउटसाइड लाइबिलिटी और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करना है, जो तो कंसेप्ट पढ़ा ही है अपन ने, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करना है। कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो रेशियो एनालिसिस के बाद अगर आप ये पढ़ोगे तो आई थिंक काफी आसान जाना चाहिए आपको। चलिए, तो ये हो गया। ये बड़ा क्वेश्चन हम कल करने वाले हैं, ओल्ड सिलेबस वालों के हिसाब से मैंने वो दिया हुआ है, तो एक फुल प्रॉब्लम मैं कल आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये भी ओल्ड वालों के लिए रेलिवेंट है एज वेल एज फॉर न्यू सिलेबस। ठीक है, ध्यान दो, इजी है, बहुत ही इजी है, पर आता है, आ भी चुका है, ओल्ड वालों को भी आ चुका है, न्यू में आ सकता है, न्यू में आ सकता है। क्लियर है? ध्यान दो। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ लिस्टेड कंपनी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अ शेयर। इक्विटी है 10 रुपीज का है, टोटल 10 लैक्स है, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना होगा? 1 लाख। 10 लाख डिवाइड बाय 10, 1 लाख। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख रुपीज। प्रॉफिट अर्न बिफोर टैक्स, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 4,10,000, टैक्स रेट है 30% और पीई रेशियो है 25 टाइम्स। अब मैंने आपको बताया था कि पीई बेस्ड वैल्यूएशन में क्या करना है? पीई आप कंपेरेबल कंपनी का लेते हो, पीई मेरा नहीं है,
क्योंकि मेरा प्राइस तो मुझे पता ही नहीं है, मेरा प्राइस ही नहीं पता तो मेरा पी कैसे निकलेगा? अरे पी आता कहां से? मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो ये पीई हमारा नहीं है। इतना बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, तभी आपको समझेगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। तो मैं पीई किसी और कंपनी का ले रहा हूं, मेरे कंपेरेबल कंपनी जो है, जो भी सेम इंडस्ट्री में है, सेम लेवल के कंपनीज हैं, उसका पी रेशो मैं ले रहा हूं और उसको मैं मेरी अर्निंग पे अप्लाई करूंगा। मेरी अर्निंग पे अगर मैं उसको अप्लाई करूंगा तो मेरा प्राइस कितना होना चाहिए या मेरा क्या फेयर वैल्यू होगा, ये आपको उससे मिलेगा। क्लियर है? मतलब आपको यहां पे निकालना क्या है? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर निकालना है। अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कैसे निकलती है? अब इसमें पीबीटी से चालू करना पड़ेगा। पीबीटी से दिया है ना, तो पीबीटी से टैक्स माइनस करो तो पैट आएगा, पैट में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करो, तब जाके आपको मिलेगा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, और फिर उसको डिवाइड कर लो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। क्लियर है? बोलो। पीबीटी 4,10,000 माइनस 30%, बोलो 4,10,000 का 30% दैट इज 1,23,000 माइनस इक्वल टू, तो वो आएगा 2,87,000। ये आ गया पैट। फिर पैट में से माइनस करो प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे आता है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इनटू प्रेफरेंस रेट ऑफ डिविडेंड, तो ये आएगा 50,000। तो ये आ गया आपका अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 2,37,000। ठीक है? अब आप डायरेक्ट निकाल लो अर्निंग पर शेयर। बोलो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दैट इज 1 लाख, तो ये आएगा 2.37 पर शेयर। अब आप निकाल सकते हो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज इक्वल टू पीई रेशो इनटू अर्निंग पर शेयर। ठीक है? मार्केट वैल्यू आप निकाल रहे हो। कैसे निकाला है फॉर्मूला? बोलो पी रेशो का क्या फॉर्मूला है? मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। अब मुझे मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू पी रेशो इनटू अर्निंग पर शेयर। क्लियर है? बोलो सर। 25 टाइम्स इनटू 2.37 दैट कम्स टू 59.25। अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं है, ये ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन है। ठीक है? 59.25। क्लियर है? तो एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ अर्निंग पर शेयर निकालना है, उसको पी रेशो से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बढ़े आगे, आंसर आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है? अब आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड पे। ये आपके पास पेपर का क्वेश्चन है, न्यू सिलेबस का। अब इसमें और मेरे आंसर में डिफरेंस है। ठीक है? डिफरेंस एक हल्के से इंटरप्रिटेशन के ऊपर है कि ये एफएम का एक्चुअली पार्ट है, आपको एफएम में आता है, वैल्यूएशन में भी है। कल जो मैं आपको बताने वाला हूं कि अर्निंग मेथड में हमने क्या पढ़ा था? एक यील्ड मेथड पढ़ा था। यील्ड मेथड में मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था D1 अपॉन KE माइनस G। तो D1 पे इंटरप्रिटेशन का ये है कि D1 का मतलब क्या होता है कि करंट ईयर में जो भी आप अर्निंग कमाते हो उस पे आप पे आउट रेशो लगाओगे तो आपका आएगा डिविडेंड। पर ये डिविडेंड बांटेंगे कब? वो तो अगले साल बांटेंगे, आपको पता ही है ना। इस साल का कमाई का डिविडेंड अगले साल एजीएम जब होगी उसमें डिक्लेयर होता है, आए ख्याल में? तो E0 जो होता है, E0 से जो डिविडेंड निकलता है वो होता है D1। ठीक है? अब यहां इन्होंने दिया है कि अर्निंग है लास्ट अर्निंग पर शेयर। अब ये लास्ट अर्निंग पर शेयर क्या होता है? क्वेश्चन की ड्राफ्टिंग में एरर है। करंट ईयर लिखो, क्या कुछ बोलो तो सही। लास्ट अर्निंग पर शेयर क्या होता है? आए ख्याल में? तो जो भी लास्ट अर्निंग पर शेयर है तो वो अर्निंग से आप जब भी डिविडेंड निकालोगे तो वो डायरेक्ट D1 ही आएगा ना। पर इंस्टीट्यूट ने उसको D0 माना है, D0 माना है, और D0 को ग्रोथ फैक्टर ऐड करके आप D1 आपको निकालना होता है। तो बस इसी इंटरप्रिटेशन पे आंसर अलग अलग है। मेरे हिसाब से ये जो अर्निंग दिया है ये E0 है, और E0 से जब आप डिविडेंड निकालते हो वो डायरेक्टली D1 ही निकलता है, वो डायरेक्टली D1 ही निकलता है। पर इंस्टीट्यूट ने उस पर ग्रोथ फैक्टर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है? अब इंस्टीट्यूट भगवान है भाई,
मैं तो कुछ नहीं हूं उसके सामने, तो इसीलिए जो इंस्टीट्यूट ने किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। लॉजिक मेरे से ना पूछें, वो इंस्टीट्यूट ही आपको समझा सकती है, मेरे हिसाब से तो जो है मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? चलिए, तो इसमें बस क्या करना है, ये जो लास्ट अर्निंग पर शेयर है, इससे जो आप डिविडेंड निकालोगे उसको क्या मान लेना है, D0। बस इतना आपको करना है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा। बोलो, तो स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बी लिमिटेड, लास्ट अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी इज 75 पर शेयर। कंपनीज डिविडेंड पे आउट रेशो, ठीक है, डिविडेंड पे आउट रेशो इज 40%, कमाई का 40% डिविडेंड बांटती है, तो बस अर्निंग पर शेयर को अगर आप पे आउट रेशो से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। क्लियर है? फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज 18%, ठीक है, इसी को आप केई कहते हो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न केई। और फिर है by using capitalization earning method the value of equity will be if dividend are expected to grow at a constant rate of 10% per annum, ठीक है, ग्रोथ रेट भी दिया हुआ है 10%, तो बस ये फॉर्मूला लगाना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। क्लियर है? तो ध्यान दो, बोलो D1 कैसे निकलेगा? 75 इंटू 40%, कमाई 75, उसका 40% आप पे कर रहे हो, तो ये आएगा D0। आपको बस यही याद रखना है कि ये क्या आएगा, ये D0 आएगा और प्लस ग्रोथ फैक्टर प्लस G, ठीक है। तो D1 हम कैसे निकाल रहे हैं, D0 प्लस ग्रोथ फैक्टर डिवाइडेड बाय KE है 18%, ग्रोथ फैक्टर है 10%। बोलो कितना आएगा, 75 इंटू 40%, तो वो आएगा 30 रुपीज, 30 प्लस 10%, ठीक है, डायरेक्ट 10% करना है, तो ये आएगा 33 रुपीज, और 18 माइनस 10 वो आएगा 8%, तो 33 डिवाइडेड बाय 8% दैट विल कम टू 412.5, जो कि ICSI का सजेस्टेड आंसर में दिया है 412.5। क्लियर है? तो मेरे बुक में आप करेक्शन कर लो, ठीक है, मेरे बुक में करेक्शन कर लो, मेरा जो PDF आपको दिया होगा उसमें अलग आंसर होगा, आप ये वाला लिखो, मैं बाद में करेक्ट करके अपडेट कर लूंगा, ठीक है। मैं बाद में जब फाइनल शीट आपको दूंगा, मेरे रिवीजन क्लास के बाद जब मैं फाइनल शीट दूंगा उसमें मैं ये याद से करेक्शन कर लूंगा। क्लियर है? तो अब लिख लो, फुल स्क्रीन देता हूं, फटाफट लिख दो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए बढ़े आगे, ये सब मैं कल पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, ये सब कल आएगा, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ FM का है, पर मैं कल पढ़ाऊँगा आपको, है चैप्टर 22 में है, तो वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ये भी फुल क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे, ये भी कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन, ये शीट के क्वेश्चन हो गए। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चंस पास्ट पेपर की कराऊंगा, उसके पहले हम पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। चलिए थ्योरी पढ़ के कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए आ जाइए, अब लेट्स कंटिन्यू थ्योरी। अभी तक सब समझ में आ रहा है ना? ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। अब कुछ थ्योरी है आपको इंटेंजिबल एसेट के बारे में, ठीक है। इंटेंजिबल एसेट मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। एक्चुअल एसेट होता है सर, एक्चुअल एसेट होता है जिनसे आप, जिसको आप यूज कर सकते हो, जिसको आप बेच सकते हो, कोई ना कोई बेनिफिट आप डिराइव कर सकते हो। एक रिसोर्स होता है, बस फिजिकल सब्सटेंस में नहीं होता है, फिजिकल उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, इसीलिए उसको इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। क्लियर है? तो इस पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26, ठीक है, आ सकता है क्वेश्चन। AS 26 इज ऑन इंटेंजिबल एसेट, और मैंने आपको AS के नंबर दे दिया एक जगह, बस आपको याद करना है सर, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये सब मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो ये फटाफट मेरे साथ साथ बोलते जाओ, फटाफट मेरे साथ साथ बोल दो, याद कर लो अभी। चलो अब भी याद कर लेते, बोलो। तो सबसे पहला है, इसमें बार बार अर्निंग पर शेयर आता है, तो इसलिए मैंने अर्निंग पर शेयर भी दे दिया है। अब आपको पता ही होगा कि इंड AS फेज वाइज लागू हो रहा है, ठीक है। तो जो जो इंड AS के दायरे में आ गए हैं उनको इंड AS लागू होता है, और जो अभी तक इंड AS के दायरे में नहीं आए हैं उनको अभी भी नॉर्मल AS जो होते हैं वो उनको फॉलो करना है। क्लियर है? ये सब मैं आपको 10, 11, 12 चैप्टर में, आखिरी में मिसलेनियस चैप्टर में बताने वाला हूं। क्लियर है? तो ध्यान दो, तो एक ही टॉपिक पे दो AS आपको लगेंगे, पर ऐसा नहीं है, एक AS है और एक इंड AS है। समझ में आ रहा है? अगर आप इंड AS में हो तो आप पे AS अप्लाई नहीं होता, तो दोनों अलग अलग टाइप के कंपनीज पे अप्लाई होता है। क्लियर है?
तो पहले मैं एएस के नंबर बता रहा हूं, तो अर्निंग पर शेयर का एएस है एएस 20 और इंटेंजिबल एसेट जो अभी हम पढ़ने वाले हैं दैट इज एएस 26। क्लियर है? तो इस टॉपिक से रिलेटेड दो एएस है, एएस 20 अर्निंग पर शेयर और एएस 26 इंटेंजिबल एसेट। अब जो नए इंड एएस हैं उसमें देखो बहुत सारे हैं, 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, पहले आप याद करो ईपीएस। तो ईपीएस क्या था? यहां 20, यहां 20 है, वहां कितना है? 33। बस ये आपको कनेक्शन करके याद करो, हो जाएगा। तो एएस में 20 है और इंड एएस में 33 है, 20 और वहां 33। क्लियर है? फिर है फेयर वैल्यू मेजरमेंट, आपको पता ही है फेयर वैल्यू एक मेथड है, तो पूरा फेयर वैल्यू का मेजरमेंट कैसे होगा उसके बारे में पूरा एक इंड एएस है, दैट इज इंड एएस 113, इंड एएस 113। ठीक है, तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट इंड एएस 113। और फिर 3 एएस इंड एएस हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, सबसे पहला आपको जो याद रखना है वो है सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर लिखा हो, सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, वो एक्चुअली रिकॉग्निशन के बारे में नाम में नहीं लिखा है, बट सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आए तो वो आएगा 109। ध्यान देना, सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आए तो 109। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंटेशन आए तो प्रेजेंटेशन है इंड एएस 32, प्रेजेंटेशन आया तो 32 और डिस्क्लोजर आया तो 107। आए ख्याल में? सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, साथ साथ में बोल रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं, सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट 109, प्रेजेंटेशन 32, डिस्क्लोजर 107। क्लियर है? तो ऐसे 3 आपके ये इंड एएस हैं। क्लियर है? तो ये सब इसमें से एक आध क्वेश्चन आ सकता है, पास में आ चुका है, इसलिए आपको मैं ये पढ़ा रहा हूं। क्लियर है? चलिए वापस आते हैं। तो ये था आपका इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, एएस 26 और इंटेंजिबल एसेट का स्पेशल पॉइंट क्या है? नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्लियर है? अब है कि इसका करते क्या है अपन? इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज कब करते हैं? बरोबर, अगर उसको आप प्रोडक्शन में यूज कर सकते हो। ठीक है, यूज्ड इन प्रोडक्शन, ध्यान दो, यूज्ड इन प्रोडक्शन, अगर आप उसको अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज कर सकते हैं तो भी उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो एज ए इंटेंजिबल एसेट। या फिर आप उसको सर्विस या गुड्स सप्लाई में अगर आप यूज कर सकते हो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, उसमें आप यूज कर सकते हो तो भी आप उसको इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हो। या अगर आप किसी और को भाड़े पे दे सकते हो, रेंटल टू अदर्स, जिस पे आपको रॉयल्टी मिलती है, बरोबर, तो वो भी चलता है, तो भी आप उसको इंटेंजिबल एसेट बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। या अगर आप उसको अपने ही बिजनेस में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज कर सकते हो तो भी चलता है। एडमिनिस्ट्रेशन, ऑफिस में अगर उसका कोई यूज है, ऑफिस में अगर कोई यूज है, कोई खर्चा उससे कम हो जाता है या कोई बेनिफिट उससे मिलता है तो भी चलता है, देन ऑल्सो यू कैन रिकॉग्नाइज इट एज अ इंटेंजिबल एसेट। क्लियर है? तो 4 ऐसे अलग अलग यूज हो सकते हैं, आप उसको होल्ड कर सकते हो फॉर 4 डिफरेंट पर्पसेस। नंबर 1, यूज्ड इन प्रोडक्शन, यूज्ड इन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंटल टू अदर्स और फॉर सम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। ठीक है, ये 4 अगर यूज, चारों में से कोई भी एक यूज है, देन यू कैन रिकॉग्नाइज इंटेंजिबल एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है? अब इसको वैल्यू कैसे करेंगे? इसमें भी 3 मेथड्स हैं, नाम एक बस अलग है, बाकी बेसिस उसका भी सेम है। पहला है कॉस्ट मेथड, अप्रोच वाला ही है सेम, कॉस्ट अप्रोच। फिर है मार्केट वैल्यू अप्रोच, ठीक है, और फिर है इकोनॉमिक वैल्यू अप्रोच। 3 ऐसे मेथड्स हैं। क्वेश्चन आया तो क्या आएगा? ऑल ऑफ अबव या एनी ऑफ अबव। क्लियर है? या उल्टा क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। नॉट वाला भी आ सकता है इसमें, फिर कुछ तो भलते एक चौथा आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ऑड मैन आउट टाइप आपको पहचानना है। ठीक है, चलिए, तो कॉस्ट मेथड में क्या होगा? एक एसेट जितने में आपने खरीदा, अब देखो इंटेंजिबल एसेट अलग ही टाइप का एसेट होता है, तो वो हो सकता है आपने रेडीमेड खरीदा हो, जैसे सॉफ्टवेयर आपने डायरेक्टली खरीद के इंस्टॉल कर लिया, तो वो एसेट परचेज्ड भी हो सकता है, डायरेक्टली आपने खरीद लिया, बना बनाया, या आपने खुद डेवलप किया होगा R&D करके, खुद डेवलप किया होगा तो R&D का खर्चा होता है, करेक्ट? तो 2 ऐसे पॉसिबिलिटी है। अब खरीदा है तो बहुत आसान है, जितना भी पे किया होगा, जो भी आपका परचेज प्राइस है, जो भी आपका एक्विजिशन प्राइस है, वो आपको उतने पे रिकॉग्नाइज करना है। ये तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल फिक्स्ड एसेट में भी ऐसे ही होता है कि अगर आपने खरीदा है तो जो भी आपका खरीदने का खर्चा है वो पूरा का पूरा आप यहाँ पे कैपिटलाइज कर सकते हो, उसको एसेट में ऐड कर सकते हो। और अगर आपने R&D किया था, ठीक है, तो डिटेल में यहां पे आता है, ध्यान दो, ये इंटरनली जनरेटेड गुडविल या
कोई भी एसेट अगर आप इंटरनली जनरेट कर रहे हो, कोई भी इंटेंजिबल एसेट अगर आप इंटरनली जनरेट कर रहे हो, तो उस पर जो आप खर्चा करते हो बेसिकली वो 2 स्टेप्स में डिवाइड होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पहले आप रिसर्च करते हो, सिर्फ आप पॉसिबिलिटी ढूंढते हो कि क्या ये पॉसिबल है। रिसर्च सिर्फ काय के लिए होता है? पॉसिबिलिटी के लिए होता है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर रिसर्च सक्सेसफुल है, अगर वो चीज हो सकती है, फिर आप उसको डेवलप करते हो। आए ख्याल में? तो ये आपको ट्रीटमेंट ध्यान देनी है। कॉस्ट मेथड में सेल्फ डेवलप्ड एसेट जो होते हैं, सेल्फ डेवलप्ड इंटेंजिबल एसेट में ये आपको ट्रीटमेंट ध्यान देनी है। ठीक है, ध्यान दो। तो 2 फेज होते हैं, रिसर्च फेज, डेवलपमेंट फेज। ठीक है, रिसर्च में तो मैंने बता दिया कि रिसर्च सक्सेसफुल हुई भी तो भी कोई एसेट क्रिएट होता ही नहीं है, कि रिसर्च का सिर्फ पर्पस क्या होता है? पॉसिबिलिटी देखना, कुछ डेवलप करना, कुछ बनाना, रिसर्च का काम होता ही नहीं है। तो रिसर्च अगर सक्सेसफुल होती भी है तो भी कोई एसेट तो क्रिएट होता ही नहीं है, सिर्फ हमको जानकारी मिलती है कि कोई चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसीलिए इसका ट्रीटमेंट है कि रिसर्च पे जो भी आपने खर्चा किया है शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, लेकिन उसको आपको राइट ऑफ कर देना चाहिए। एक नॉर्मल खर्चा जैसे होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, जैसे आप एक्सपेंसेस राइट ऑफ करते हो, वैसे ही पीएनएल में आपको इसको राइट ऑफ करना चाहिए, क्योंकि रिसर्च के बाद कोई एसेट क्रिएट होता ही नहीं है, कोई रिसोर्स आपके कंट्रोल में आता ही नहीं है जिसको आप यूज कर पाओ। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इस पे क्वेश्चन भी आता है, थ्योरेटिकल भी आ सकता है, प्रैक्टिकल भी आ सकता है। तो रिसर्च का जो भी खर्चा है सर, वो आप एसेट नहीं मान सकते, उसको इंटेंजिबल एसेट के कॉस्ट में ऐड नहीं कर सकते हैं, आपको उसको खर्चा मान के पीएनएल में राइट ऑफ करना है। अब एक बार रिसर्च सक्सेसफुल हो गई, उसके बाद फिर आप उसको डेवलप करते हो, तो वो आता है डेवलपमेंट फेज। तो डेवलपमेंट के कुछ क्राइटेरिया दिए गए कि अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो जितना भी डेवलपमेंट में आपने खर्चा किया है वो खर्चे को आप इंटेंजिबल एसेट का कॉस्ट मान सकते हो। क्लियर है? तो डेवलपमेंट कॉस्ट ही है जिसको आप एसेट में इंक्लूड कर सकते हो, एसेट के कॉस्ट में इंक्लूड कर सकते हो, पर उसमें कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, ध्यान दो। कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट ओनली इफ ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड, तब जाके आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। पहला है टेक्निकल फिजिबिलिटी, कि आपके पास टेक्निकल कॉम्पिटेंस है कि आप वो डेवलप कर लोगे। ठीक है, टेक्निकल यानी आईटी आपका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है। फिर है इंटेंशन होना चाहिए कि आप उसको कंप्लीट करोगे और आगे चल के यूज करोगे, क्योंकि देखो इसमें टाइम लगता है। कोई चीज आपने शुरू कर ली और आपको उसमें 5-10 साल लगने वाले हैं, तो आपके इंटेंशन बदलते रहते हैं, आपकी प्रायोरिटीज बदलते रहती है। तो अगर आपका पूरा इंटेंशन है कि नहीं आप इसको कंप्लीट करोगे, इसको बनाओगे और इसको आगे चल के बेचोगे या यूज करोगे या रेंट पे दोगे, वॉटेवर, तो इंटेंशन होना चाहिए। ठीक है, फिर है एबिलिटी, आपके पास उतना पैसा, उतना मार्केटिंग एबिलिटी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, एबिलिटी होनी चाहिए, यानी एसेट का सपोर्ट होना चाहिए। फिर कैसे उसमें से आप कमाओगे, क्या बेनिफिट मिलेगा, उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज किया जा सकता है, कैसे आपका फायदा होगा, कैसे प्रोडक्शन में यूज किया जा सकता है, कैसे ये रेंट पे दिया जा सकता है। तो जो भी है आपको प्रूव करना पड़ेगा कि कैसे इससे आप फ्यूचर बेनिफिट्स कमाओगे। ठीक है, फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड अदर रिसोर्सेज टू कंप्लीट द डेवलपमेंट, सिमिलर पॉइंट ही है। और लास्ट है एबिलिटी टू मेजर द एक्सपेंडिचर। एट द एंड ऑफ द डे खर्चे को आप कॉस्ट मान रहे हो ना, तो आपको एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अलग से उसका खर्चा मेजर कर पाओ रिलायबली, कि कितना डेवलपमेंट का खर्चा है, डेवलपमेंट का खर्चा अलग से मेजर करते आना चाहिए। तो अगर ये 6 कंडीशंस आपकी फुलफिल होती हैं, तो जो भी खर्चा आप डेवलपमेंट में करते हो उसको आप इंटेंजिबल एसेट मान के बुक में एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है, 6 कंडीशन 6 के 6 फॉलो होते हैं, तब जाके आप डेवलपमेंट कॉस्ट को एसेट में कैपिटलाइज कर सकते हो। क्लियर है? तो ये था, इसके लिए इतना मैंने आपको समझाया। तो डेवलपमेंट कॉस्ट ऐसे बताता तो आपको समझेगा ही नहीं, इसीलिए बता दिया। ठीक है, तो डेवलपमेंट कॉस्ट आप यहाँ पे कैपिटलाइज कर सकते हो, और यहाँ पे जितना भी परचेस प्राइस है या परचेस से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो सब आपको यहाँ पे कैपिटलाइज करने हैं। क्लियर है? तो कॉस्ट मेथड बहुत ईजी है। फिर आते हैं मार्केट वैल्यू मेथड। सेम जैसे हमने अप्रोचेस में पढ़ा था मार्केट वैल्यू, सिमिलर एसेट्स को कंपेयर करो कि सिमिलर एसेट्स की वैल्यू क्या चल रही है, और उसको थोड़ा बहुत एडिट करके अपने कंपनी के सिचुएशन के हिसाब से आप उसको ऑल्टर कर सकते हो। ठीक है, तो सिमिलर एसेट्स में क्या ट्रांजैक्शन चल रहे हैं, जो मैं बना रहा हूं
सेम आविष्कार किसी और ने किया है क्या, मिलता जुलता आविष्कार किसने किया है क्या, वो उसमें उसने कितने में बेचा या कितने पे रेंट पे दिया, या जो भी उसने किया उसकी ट्रांजैक्शन की वैल्यू आप देख के यहां पे वैल्यूएशन कर सकते हो। क्लियर है। और थर्ड आता है सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक वैल्यू मेथड, यानी आप उससे कितना कमा सकते हो। सेम हमने जो अर्निंग कैपेसिटी वाली मेथड पढ़ी थी, सेम इसमें भी होती है कि आप उससे कितना कमा सकते हो, उसके हिसाब से उसकी वैल्यू निकालो। तो कैश फ्लो आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा, फ्यूचर कैश फ्लोज निकालो, फिर उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाओ। सेम डीसीएफ मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो कैश फ्लोज ऑन अर्निंग और द अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू दोस ऑफ द एसेट्स, यानी इसको आप कंपेयर कर सकते हो अर्निंग कैपिटलाइजेशन से, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्लियर है। तो ऐसे 3 मेथड्स होते हैं, कॉस्ट अप्रोच, कॉस्ट मेथड, मार्केट वैल्यू मेथड और इकोनॉमिक वैल्यू मेथड। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, जो मैंने आपको बताया कि कब इंटेंजिबल एसेट को आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। 2 कंडीशंस लॉ ने दी हैं, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। नंबर 1, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो। कोई भी एसेट कब बनता है, जब उससे कुछ ना कुछ आपको मिलने वाला है। ये तो एसेट की डेफिनेशन है। तो आपका प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोबेबल होना चाहिए, ठीक है, मतलब फेवरेबल होना चाहिए, प्रोबेबल होना चाहिए कि अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो उससे आपका एक एसेट जनरेट होगा जिससे आपको कुछ ना कुछ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। अब वो कुछ भी हो सकता है, प्रोडक्शन में आपको हेल्प हो रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प हो रही है, या उसको आप रेंट पे दे सकते हो, या आपके गुड्स के सप्लाई में आपको काम आएगा। कोई भी टाइप का इकोनॉमिक बेनिफिट उससे अगर होने वाला है, उसकी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, प्रोबेबल होना चाहिए, प्रोबेबल। और फिर है कि उसका खर्चा जो है वो आपको मेजर करते आना चाहिए। डेवलपमेंट कॉस्ट जो लगा है उसको रिलायबली मेजर करते आना चाहिए सेपरेटली, तब जाके आप उसको एसेट रिकॉग्नाइज कर सकते हो। क्लियर है। कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। तो दोनों के दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई होते हैं तभी आप इंटेंजिबल एसेट को बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। क्लियर है। अब एक बार आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, अब कोई भी एसेट हो उसको राइट ऑफ करना होता है। फिक्स्ड एसेट पे आप क्या करते हो, डेप्रेसिएशन चार्ज करते हो। टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रेसिएशन चार्ज होता है। सिमिलरली इंटेंजिबल एसेट को एमोर्टाइज किया जाता है, राइट ऑफ किया जाता है, उसको कहते हैं एमोर्टाइजेशन। तो द प्रोसेस ऑफ राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज कॉल्ड एज एमोर्टाइजेशन। तो आप इसको एमोर्टाइज कैसे करोगे, उसके लिए भी AS 26 ने रूल्स दिए हुए हैं। तो कितने समय में आप एमोर्टाइज करोगे, जितना भी उसका लाइफ है। अरे भाई फिक्स्ड एसेट में भी ऐसे ही होता है, जो भी उसका एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है उतने ईयर्स में आप उसको राइट ऑफ करो। यहां पे भी सेम है, ओवर द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द यूजफुल लाइफ। पर ये इतना आसान नहीं होता है, जितना आसान फिक्स्ड एसेट में होता है उतना आसान फिक्स्ड एसेट में नहीं होता, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट में नहीं होता। इसीलिए उसमें एक अजम्पशन डाला गया, लाइफ का एक अजम्पशन डाला है कि बाय डिफॉल्ट इतना ही लाइफ होगा। पर आप इसको आर्ग्यू करके इसको उल्टा प्रूव कर सकते हो, उसको कहते हैं रेब्यूटेबल अजम्पशन, कि मैं बोल रहा हूं इतना है, अब नहीं है तो आप साबित करो। अगर आप साबित कर पाए तो जितना आप बोल रहे हो उतना ले लो, नहीं साबित कर पाए तो जो मैं बोल रहा हूं वैसा होगा। क्लियर है। उसको कहते हैं रेब्यूटेबल अजम्पशन। तो लाइफ डज नॉट एक्सीड 10 ईयर्स। तो लॉ ने मैक्सिमम लाइफ दे दी है कि 10 साल से ज्यादा उसकी लाइफ नहीं होती है। अगर आपके इंटेंजिबल एसेट की लाइफ 10 साल से ज्यादा है तो उसको आपको प्रूव करनी पड़ेगी। प्रूव कर पाए तो ही हम अलाउ करेंगे, प्रूव नहीं कर पाए तो 10 साल ही मैक्सिमम आप ले पाओगे। क्लियर है। तो डज नॉट एक्सीड 10 ईयर्स। 10 ईयर्स से कम ही आप कह रहे हो तो अच्छी बात है, जितना आप कह रहे हो उतना ले लो। तो आप जो कह रहे हो आपका जो बेस्ट एस्टिमेट है और 10 ईयर्स विच एवर इज लेस। ये उसका फॉर्मूला है। क्लियर है। बेस्ट एस्टिमेट जो है आपका लाइफ का और 10 ईयर्स विच एवर इज लेस। क्लियर है। पर अगर आप प्रूव कर सकते हो कि नहीं इसका बेनिफिट और ज्यादा साल तक मिलेगा, या इसको मैं भाड़े पे और ज्यादा साल तक दे सकता हूं, व्हाटएवर जो भी लाइफ है उसकी अगर आप प्रूव कर सकते हो कि 10 ईयर से ज्यादा है, या किसी और ने सिमिलर एसेट बनाया और यूज किया है और उसकी लाइफ 10 साल से ज्यादा निकली है, आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल है या प्रूफ है, तो आप उसको लेके जितना है फिर यूज कर सकते हो। ठीक है। तो 10 ईयर्स आपको फिल इन द ब्लैंक में आ सकता है। कहानी का निचोड़ इतना ही है, 10 ईयर्स आपको याद रखना है। रिपीटेबल अजम्पशन कितना है, 10 ईयर्स। चलिए सर, अब है मेथड क्या होगा कि कैसे क्या रेशो में हम इसको राइट ऑफ करेंगे। जैसे डेप्रिसिएशन में आपने मेथड्स पढ़े ना, SLM मेथड, WTV मेथड, और भी बहुत सारे मेथड होते हैं। तो ये क्या होते हैं,
ये बेनिफिट के हिसाब से होता है कि आपको उस एसेट का बेनिफिट क्या पैटर्न में मिलने वाला है, उसके हिसाब से राइट ऑफ करना चाहिए। तो अगर आपको हर साल इक्वल बेनिफिट मिल रहा है तो एसएलएम मेथड यूज होती है। अगर आपको लगता है नहीं यार, एसेट जब नया होता है तब ज्यादा बेनिफिट मिलता है और एसेट जब पुराना हो जाता है तो धीरे धीरे उसका बेनिफिट डिक्रीज होते जाता है, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप डब्ल्यूडीवी मेथड यूज करते हो। तो यहां पे भी वैसा ही है, मेथड प्रिस्क्राइब की हुई है। तो इन्होंने लिखा है पैटर्न, पैटर्न जो भी पैटर्न होगा आपका, पैटर्न इन विच एसेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर कंज्यूम, जैसा आपको लगता है। अगर आपको लगता है इक्वल पैटर्न है तो आप इक्वल राइट ऑफ करो। कोई और स्पेसिफिक पैटर्न है 5:4:3:1 या कोई भी और पैटर्न होगा, अगर टेक्निकल है, अगर आप उसका निकाल सकते हो पैटर्न, तो आप अपने पैटर्न के हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इफ पैटर्न कैन बी एस्टिमेटेड, अगर आप उसको एस्टिमेट कर पा रहे हो तो जो भी आपका पैटर्न है वो आप यूज करो, इसमें कोई लॉ ने दखल अंदाजी नहीं दी है। पर अगर आप एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो, पैटर्न नहीं समझ रहा आपको कि क्या बेनिफिट होगा, मुझे नहीं पता, तो आप बाय डिफॉल्ट एसएलएम यूज करो, स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि हर साल इक्वल उसको राइट ऑफ करो। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर पैटर्न एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हैं तो एसएलएम मेथड यूज होगी, ये फिल इन द ब्लैंक आ सकता है। चलिए सर, तो मैंने आपको पीरियड बता दिया, मैंने आपको मेथड बता दिया, फिर मैंने आपको रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बता दिया, फिर हमने ये भी पढ़ लिया। फिर इंटरनली जनरेटेड गुडविल के बारे में भी आता है कि गुडविल की बात हो रही है, सिर्फ इंटरनली जनरेटेड गुडविल, बाकी एसेट्स हैं, बाकी इंटेंजिबल एसेट्स हैं, वो रिकॉग्निशन, ये जो मैंने डेवलपमेंट कॉस्ट बताया वो आता है। गुडविल की बात हो रही है, सिर्फ गुडविल, गुडविल डेवलप नहीं की जा सकती, गुडविल डेवलप नहीं की जा सकती, ठीक है। इसीलिए इन्होंने कहा है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल कभी भी आप मेजर नहीं कर सकते, आप मेजर ही नहीं कर सकते कि गुडविल कैसे बनती है किसी को नहीं पता। एग्जैक्टली ऐसा क्या करें तो गुडविल बनेगी किसी को नहीं पता। अच्छा काम करेंगे, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे मेरा नाम कैसे बनेगा आप बताओ, मेरे बिजनेस का, मेरा टीचिंग का नाम कैसे बनेगा, गुडविल कैसे बनेगा, क्या क्राइटेरिया हो सकते हैं? अच्छा पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, मेहनत करो, रिवीजन क्लासेस लो और टेस्ट सीरीज लो, सपोर्ट दो, डाउट सॉल्विंग करो, अच्छा मटेरियल दो, बुक्स दो, चार्ट बुक दो, यही चीजें होती हैं। और क्या हो सकता है? ये तो लेकिन सब लोग करते हैं, और एग्जैक्टली क्या चीज करने से मेरा गुडविल बना मुझे पता भी नहीं चलता। एग्जैक्टली क्या मैंने किया, क्या खर्चा किया जिसकी वजह से मेरा गुडविल बन गया, ये मैं आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें दो प्रॉब्लम्स होते हैं, गुडविल में दो प्रॉब्लम्स होते हैं, आइडेंटिफाइबिलिटी ही नहीं होती, आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हो कि एग्जैक्टली ऐसा कौन सा खर्चा है, कौन सा एसेट है, कौन सी एक्टिविटी है जिसकी वजह से आपकी गुडविल बन रही है। अब आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो मेजर भी नहीं कर पाओगे। इसीलिए AS 26 कहता है कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट, करना ही नहीं है, कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो सीधे सीधे लॉ में लिखा है कि आप उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर क्या आएगा? शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज, ठीक है। लॉ ने सीधे कहा है शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज। सिर्फ मैं किसकी बात कर रहा हूं? गुडविल की, सिर्फ और सिर्फ इंटरनली जनरेटेड गुडविल की बात कर रहा हूं। अगर आपने गुडविल एक्वायर की है, उसके लिए पैसा दिया है, तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो, कितने पे? जितने पे आपने पे किया। परचेज गुडविल है, एक्वायर्ड गुडविल है, तो जितना भी आपने पैसा पे किया, जो भी आपका कंसिडरेशन था, उस पे आप एक्वायर्ड गुडविल को बुक्स में रिकॉग्नाइज कर सकते हो। हम कौन से गुडविल की बात कर रहे हैं? इंटरनली जनरेटेड, ठीक है। तो उसके लिए लॉ ने साफ साफ कहा है, AS 26 ने साफ साफ कहा है कि इट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, उसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। चलिए सर, तो ये हो गया आपका AS 26, इतना काफी है, इतना काफी है। चलिए अब एक और पॉइंट है, पढ़ा देता हूं हल्का सा, ऊपर ऊपर से, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं। रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ठीक है, वैल्यूअर का भी क्वेश्चन एक बार आया है, इसीलिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर, तो इसका कंपनीज एक्ट में भी पूरा रेफरेंस है, आई थिंक चैप्टर 15 है, चैप्टर 15 रजिस्टर्ड वैल्यूअर, एक ही सेक्शन है 247। तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। 247 ऑफ कंपनीज एक्ट, और अपॉइंट कौन करेगा उस पर भी क्वेश्चन आ चुका है, और आंसर है ऑडिट कमिटी। अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमिटी है, अगर सेक्शन 177 आप पे अप्लाई होता है और उसके तहत आपने ऑडिट कमिटी अपॉइंट की हुई है, तो ऑडिट कमिटी ही
अपॉइंट करेगी रजिस्टर्ड वैल्यूअर को, ठीक है। लेकिन अगर 177 आप पे अप्लाई होता ही नहीं, आप उसके दायरे में नहीं आते और आपने ऑडिट कमेटी नहीं बनाई है, देन द पावर इज विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। तो अगर दोनों ऑप्शन में आ गए तो ऑडिट कमेटी ही टिक करना है। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके पेपर में, तो रिपीट होने के चांसेस है नहीं। तो ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी है ही नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर है। अब है कि सर इसके क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट क्या है, कौन रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपॉइंट हो सकता है, कौन रजिस्टर्ड वैल्यूअर की तरह काम कर सकता है। तो उसमें 3 अलग अलग प्रोविजंस हैं। पहला है अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, पीजी हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है आपके पास या डिप्लोमा है और प्लस आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप रजिस्टर्ड वैल्यूअर बन सकते हो। फिर अगर बैचलर हो आप, बीकॉम जो भी है, ग्रेजुएट हो और 5 साल का एक्सपीरियंस है, क्वालिफिकेशन कम है तो एक्सपीरियंस ज्यादा लगेगा, लॉजिकली याद रखना है। पीजी हायर डिग्री है तो कम एक्सपीरियंस 3 साल, और छोटी डिग्री है तो फिर एक्सपीरियंस ज्यादा लगेगा। बैचलर डिग्री में 5 इयर्स एक्सपीरियंस। या अगर आप कोई प्रोफेशनल बॉडी के मेंबर हो, इसमें बहुत सारे बॉडीज आते हैं, सिर्फ ICAI, ICSI, IC, अब उसका एब्रीविएशन भी डिबेट में ही है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, एब्रीविएशन अभी भी डिबेट में है, तो उसको क्या बोला है भगवान जाने। तो ICOI मैं कहता हूं, ठीक है, बार बार वो मेरे को भी कंफ्यूजन होता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ठीक है, ICOAI ऐसा मैं कहता हूं, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैं ये नाम से इंस्टीट्यूट को रेफर करूंगा। क्लियर है। तो वो भी आते हैं। और अगर आपका कोई टेक्निकल एसेट है, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी है, तो इंजीनियरिंग और ये वो बहुत सारे वो भी डिग्रीज आते हैं, उनके भी इंस्टीट्यूट्स आते हैं। तो इसमें 3 टाइप्स में बॉडीज को क्लासिफाई किया है और उसके एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट्स भी दिए हुए हैं। पहला है प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा है लैंड एंड बिल्डिंग और तीसरा आता है सर फाइनेंशियल एसेट। और तीसरे में आप आते हो ICAI, ICSI, ICOAI, फिर इसमें वो भी आता है MBA फाइनेंस में, या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फाइनेंस, ठीक है। तो ऐसे इनके अगर आप मेंबर्स हो तो भी आप उसमें बन सकते हो, ठीक है। अलग अलग ईयर्स का एक्सपीरियंस है, पूरा टेबल है, मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में आपको जाना चाहिए, ठीक है, मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में आपको जाना चाहिए, ठीक है। बस इतना मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए। सेक्शन है 247, अपॉइंटेड बाय ऑडिट कमिटी, इफ देयर इज ऑडिट कमिटी, इफ देयर इज नॉट ऑडिट कमिटी देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्वालिफिकेशंस पोस्ट ग्रेजुएट प्लस 5 इयर्स एक्सपीरियंस, 3 इयर्स एक्सपीरियंस, बैचलर डिग्री प्लस 5 इयर्स एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल मेंबर बॉडी के आप मेंबर हो तो 3 साल का एक्सपीरियंस, 3 से 5 साल का एक्चुअली, कुछ में 3 है कुछ में 5 है। बाहर की जो प्रोविजन है, जो एक्ट की प्रोविजन है उसमें 3 इयर्स लिखा है, फिर जब आप शेड्यूल पढ़ोगे रूल्स में तो उसमें कुछ में 3 है कुछ में 5 है, ठीक है। तो आप 3 याद रख सकते हो। चलिए, तो ये है आपका रजिस्टर्ड वैल्यूअर। तो थ्योरी मेरे हिसाब से काफी मैंने पढ़ा दी है। अब सर आगे बढ़ते हैं। अब मैं पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन करवा देता हूं सर। पास्ट पेपर पे आ जाओ, पास्ट पेपर पे आ जाओ। ठीक है, ये आया है सर क्वेश्चन, दमदार क्वेश्चन आया है और फ्रैंकली लोगों की हवा निकल गई होगी ये क्वेश्चन देख के। ठीक है, ये एक्चुअली सीए का क्वेश्चन है, AS 26 पे क्वेश्चन आता है सीए इंटर में। ठीक है, सीए इंटर का क्वेश्चन है, AS 26 पे क्वेश्चन आता है और आई थिंक उसी वही है, मतलब ICAI की बुक से ही है। ठीक है, ध्यान दो। तो ये क्या है, ये पूरा जो मैंने आपको अभी समझाया ये वाला है, इस पे बेस्ड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट पे बेस्ड है। समझने में टाइम लगेगा पर जब समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी लगेगा। क्लियर है, ध्यान देना है। मून लिमिटेड इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट है, न्यू प्रोसेस आप बना रहे हो जिसको आप आगे यूज करोगे। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 18 टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द प्रोसेस वाज 60 lakhs। ठीक है, 2018 तक, अब इसमें अलग अलग है, मैं बता देता हूं। स्टार्ट कब हुआ वो दिया नहीं है, तो एक आएगा दिसंबर 17, फिर आएगा मार्च 18, फिर आएगा मार्च 19। ठीक है, अलग अलग डेट्स आएंगे। तो एक आएगा 31 दिसंबर 17, एक आएगा 31 मार्च 18 और एक आएगा 31 मार्च 19। क्लियर है, ऐसे 3 अलग अलग डेट्स आने वाले हैं, ध्यान देना। तो टोटल एक्सपेंडिचर 31 मार्च 2018 तक
लगा है 60 lakhs। क्लियर है? 60 lakhs लग चुके हैं। The production process met the criteria for recognition as an intangible asset on 1st December 2017। ठीक है, फर्स्ट है कि 31st है समझ में नहीं आ रहा, तो जो भी है चलो फर्स्ट दिख रहा है तो फर्स्ट लिखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 दिसंबर को रिकॉग्नाइज हो गया एसेट, क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। तो अब मुझे बताओ, अब ये आपको अप्लाई करना है, यही था ना रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। तो 1 दिसंबर को जब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो रहा है तो उसके बाद जो होगा डेवलपमेंट, उसी कॉस्ट को तो आप एसेट बनाओगे ना। तो रिकॉग्निशन के पहले जो भी खर्चा है वो तो रिसर्च का कॉस्ट होगा, उसको थोड़ी आप कैपिटलाइज कर सकते हो। तो 1 दिसंबर 2017 तक का जो खर्चा है वो रिसर्च का खर्चा मान के प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज होगा। क्लियर है? तो ध्यान दो, तो टोटल अप टू 31 मार्च 18 60 lakhs का खर्चा हो चुका है। और फिर अलग से दिया है कि एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल दिस डेट, यानी कि 1 दिसंबर 2017 तक, रिकॉग्निशन की डेट तक 32 lakhs का खर्चा हो चुका था। तो ये 32 है, तो ये 32 क्या होगा? रिसर्च का खर्चा होगा। तो टोटल जो 60 का खर्चा लगा है, 60 lakhs का जो एक्सपेंडिचर हुआ है, उसमें से 32 रिकॉग्निशन के पहले का है, जो ऑब्वियसली आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा। और रिकॉग्निशन के बाद और ईयर एंड तक कितना होगा बोलो? 60 माइनस 32, तो वो आएगा 28। ठीक है, ये ध्यान देना है। और फिर दिया है कि करंट ईयर में फर्दर एक्सपेंडिचर incurred on the process for the financial year ended 31st March 19 was 90 lakhs। ठीक है, यानी करंट ईयर में आपका 90 lakhs का और खर्चा हुआ है। क्लियर है? और फिर एक और इंपॉर्टेंट बात दी है, एज ऑन 31st March 19 रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द नो हाउ एम्बॉडीड इन द प्रोसेस एस्टिमेटेड टू बी 82 lakhs। अब सर ये क्या होता है? ये हर चीज में होता है सर, इन्वेंट्री में भी होता है, फिक्स्ड एसेट में भी होता है, इंटेंजिबल एसेट में भी होता है, कि कभी भी कोई भी इंटेंजिबल एसेट उसकी रिकवरेबल वैल्यू से ज्यादा नहीं दिखानी चाहिए। कॉस्ट और रिकवरेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? ओह गॉड, कॉस्ट और या बुक वैल्यू भी कह सकते हो कॉस्ट को, और रिकवरेबल वैल्यू विच एवर इज लेस। ठीक है, ये एक्चुअली इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट कहते हैं इसको, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, AS 28। ठीक है, ये सब सीए में, एक्चुअली सीएस में है ही नहीं इतना डिटेल में, आई डोंट नो ये क्वेश्चन क्यों डाल दिया है, बट ठीक है तो है, मैं तो सीए हूं, क्या दिक्कत है, आपको उसका फायदा तो होगा ही। ठीक है, तो इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट होता है और उसका फॉर्मूला होता है कि कोई भी एसेट का जो बुक वैल्यू है या जो कॉस्ट पे आप रिकॉग्नाइज करते हो, कोई भी समय अगर ऐसा हुआ कि कॉस्ट इज एक्सीडिंग द रिकवरेबल वैल्यू, तो आपको उसको राइट डाउन करना पड़ेगा और उसको आपको रिकवरेबल वैल्यू पे लाना पड़ेगा। और ये जो आप राइट डाउन करोगे उसको कहते हैं इम्पेयरमेंट लॉस, जो आप पीएनएल में राइट ऑफ करते हो। क्लियर है? तो वो है। अब लिखा है देखो, दिस इंक्लूड्स एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, आउटफ्लो, सब दिया है। 82 लाख उसका रिकवरेबल वैल्यू है। अब वो पूछ रहे हैं कि बताइए कि एक्सपेंडिचर कितना चार्ज होगा। एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज ऑन द पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये एक्चुअली इंपेयरमेंट लॉस का क्वेश्चन है, 28 AS का है, AS 28 का। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ कि वो बुक्स में कितने पे रिकॉग्नाइज हुआ होगा, वो बताओ। इंटेंजिबल एसेट कितने पे बुक्स में रिकॉग्नाइज होगा? तो 32 तो गया। क्यों गया? क्योंकि वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फुलफिल करने के पहले का खर्चा है, तो वो कैपिटलाइज कर ही नहीं सकते। तो उसके बाद कितना खर्चा हुआ? एक तो ये 28 हुआ, एक तो 28 हुआ और एक तो ये 90 हुआ। तो टोटल कितना कॉस्ट हुआ? टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट, तो 60 माइनस 32 प्लस 90, तो ये आएगा 118। तो आपने रिकॉग्नाइज कितने पे किया होगा? 118 पे किया होगा। उसकी बुक वैल्यू 118 होगी, पर अब आपको रिकवरेबल वैल्यू दिया है 31 मार्च 2019 पे। ठीक है, तो अब आपको फॉर्मूला लगाना है 118 और 82 विच एवर इज लेस, तो 82 आएगा। अब बुक्स में आपका है 118, बुक्स में आपका है 118, रिकॉग्निशन 118 पे हो गया होगा,
-82। अब इसको आपको राइट डाउन करना पड़ेगा और उसको आप कहोगे इंपेयरमेंट लॉस, जो आप पीएनएल में राइट ऑफ करोगे। तो कितना आएगा 118 - 82, तो दैट विल कम टू 36। तो कितना लॉस राइट ऑफ होगा 36। कितना पीएनएल में चार्ज होगा वो पूछा है, ठीक है, पीएनएल में कितना चार्ज होगा वो पूछा है और उसको आप कहोगे इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस। क्लियर है? तो ये सब मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, दिक्कत कुछ भी नहीं है, समझ लो बस कि बुक वैल्यू होगी 118 लेकिन रिकवरेबल वैल्यू है 82, तो अब मुझे उसको डाउनग्रेड करना पड़ेगा 82 पे। तो 118 को मैं डाउनग्रेड करूंगा 82 पे, तो इंपेयरमेंट लॉस पीएनएल में राइट ऑफ करूंगा, दैट विल बी 36 लैक्स। क्लियर है? तो ये आउट ऑफ द क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ चुका है एक बार। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये बीटा वाले मैं कल करवाने वाला हूं, ठीक है, टेंशन मत लो, सब कवर होगा, सब कवर होगा। ये जो है देखो मैं बता रहा था, ये आ चुका है अंडर सेक्शन 247 ऑफ कंपनीज एक्ट, रजिस्टर्ड वैल्यू शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनीज। बरोबर, देखो इसमें क्या क्या दिया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली, कंपनी सेक्रेटरी ओनली, डायरेक्टर फाइनेंस अकाउंट्स ओनली, नन ऑफ अबव। बोलो क्या इसमें आप लिख सकते हो? क्वेश्चन पूरा साइलेंट है, मेरे हिसाब से तो नन भी आ सकता है क्योंकि ऑडिट कमिटी को पहले प्रेफरेंस दी गई है, ठीक है। यहां क्योंकि ओनली लिखा है, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखा होता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आप कर सकते थे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली है भी नहीं लॉ में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कब आते हैं? जब ऑडिट कमिटी नहीं है, जब ऑडिट कमिटी नहीं है तब जाके बोर्ड को पावर मिलता है। क्लियर है? तो देख लेते हैं भाई क्या आंसर है, 78 डी बोला ना, नन आएगा क्योंकि ऑडिट कमिटी को ही ये पावर दिया है, और अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आता है, ठीक है। और वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आंसर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वहां ओनली लिखा है, तो ओनली के वजह से ए ऑप्शन नहीं आ सकता, वो आएगा डी। तो ऑडिट कमिटी, अगर यहां ऑडिट कमिटी ओनली आता तो फिर वो सही है, ऑडिट कमिटी ओनली आता तो सही है क्योंकि ऑडिट कमिटी को ही ये पावर है। अगर ऑडिट कमिटी नहीं है तब जाके बोर्ड को ये दिया जाता है। क्लियर है? तो ये आ चुका था, ये हम देख चुके हैं, कल ही बताया था, ठीक है, ध्यान है, पूरा बड़ा क्वेश्चन पड़ा था। फिर ये बता दो, अच्छा नहीं, इंडिया 33 है, बरोबर 33 आई थिंक पढ़ा था ना, अर्निंग पर शेयर याद आ रहा है क्या? दिखाऊं क्या? 33 अर्निंग पर शेयर, ठीक है, आ चुका है। फिर प्रेजेंटेशन का क्या था बोलो? आई थिंक 32 था, प्रेजेंटेशन 32, ठीक है, याद आ रहा है, ऐसे याद करते जाओ। फिर ये क्या था 113, इंड एस 113, फेयर वैल्यू मेजरमेंट, फेयर वैल्यू मेजरमेंट 113, ऐसे याद करते जाओ, रिकॉल करो, याद हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं, कल ही पढ़ा था हमने, देख लो। फिर ये भी बता दो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बोलो वैल्यू ऑफ शेयर बेस्ड ऑन अर्निंग बेसिस मेथड इज कैलकुलेटेड एज, फॉर्मूला पहचानना है, बोलो। तो क्या पढ़ा था? पहला ही आंसर है पॉसिबल रेट अपॉन नॉर्मल रेट। देखो नॉर्मल रेट यहां न्यूमरेटर में कहीं था ही नहीं, जितने भी फॉर्मूले पढ़ लो, नॉर्मल रेट कभी भी न्यूमरेटर में है ही नहीं, वो हमेशा डिनोमिनेटर में ही है। तो ये दो तो आपको देख के ही ऑड मैन आउट समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पॉसिबल रेट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू। क्लियर है? तो इजी है। ये भी मैंने बताया था, मॉनसून आई थिंक हाइड्रो, ये एबीसी में था, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेपर पे आते हैं। बजटिंग का है।
मैंने टिक नहीं करके रखा यार, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बट लेट्स कवर इट। बोलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यूएशन अप्रोच। बोलो एसेट अप्रोच है, इनकम अप्रोच है, मार्केट अप्रोच है, एक्सपेंडिचर अप्रोच था ही नहीं। ऑड मैन आउट आपको पकड़ना है, सिंपल है, ठीक है। अभी ये मैंने आपको ये भी पढ़ा दिया, ठीक है, 412.5 ये हम कल पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। अच्छा बोलो ये भी क्वेश्चन आ चुका है, लो प्रेजेंटेशन का क्या था 32, प्रेजेंटेशन का क्या था 32। देखो ऑप्शन सारे कंफ्यूजिंग वाले दिए, बता दो यहीं। 32 क्या था, इंड एस 32 प्रेजेंटेशन, 33 क्या है ईपीएस, 113 क्या है फेयर वैल्यू मेजरमेंट, और 109 क्या था सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। बरोबर, सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या था 109, ठीक है। मेरे को तो याद हो गया भाई, आप अपना देखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, याद आ रहा है 13.98 आया था। बोलो एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड यूज फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, कौन सी मेथड नहीं है। नेट एसेट मेथड है, बेस्ड ऑन रेट ऑफ डिविडेंड है, रेट ऑफ अर्निंग है, एनआरवी मेथड है ही नहीं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू ऐसी कोई मेथड ही नहीं। पूरा चैप्टर अपन ने पढ़ लिया है, ऐसा कोई नाम ही नहीं, ठीक है। तो ऑड मैन आउट आपको पकड़ना है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज और आर सुटेबल फॉर ascertaining the market value of shares which are quoted on the recognized stock exchange। बोलो लिस्टेड कंपनी के लिए कौन सा ज्यादा बेस्ट है। रेट ऑफ डिविडेंड तो सबके लिए होता है, रेट ऑफ अर्निंग भी सबके लिए होता है। पीई रेशो, बराबर, ये मैंने आपको बताया था, पीई रेशो मैक्सिमम टाइम्स किसके लिए यूज होता है, लिस्टेड कंपनी के लिए, बराबर। कंपेरेबल कंपनीज आप ढूंढते हो, उसका पी रेशो लेते हो और वो पी रेशो अपने अर्निंग्स पे अप्लाई करते हो, फिर आप मार्केट प्राइस पर शेयर डिटरमाइन करते हो, ठीक है। तो ये कोटेड यानी कि लिस्टेड कंपनीज के लिए होता है, कोटेड बोले तो लिस्टेड, ठीक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। अब एक जबरदस्त क्वेश्चन पढ़ते हैं, गुडविल वैल्यूएशन का है, और ये हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, अलग ही क्वेश्चन है, वन ऑफ इट्स काइंड। चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट। तो क्या क्वेश्चन है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म आर 15,60,000, 4,80,000 एंड 90 lakhs रिस्पेक्टिवली। क्लियर है। NRR is 12%, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ कैपिटलाइजेशन, ध्यान दो अलग अलग है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट विल बी। अब हमने जो कैपिटलाइजेशन पढ़ा था वो एवरेज प्रॉफिट का था, सुपर प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन का हमने अभी तक पढ़ा ही नहीं है। तो पहले आप नॉर्मल निकाल लो, नहीं तो आपको बाद में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं दैट इज एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि हमारे जितना कमाने के लिए उनको कितना कैपिटल लगेगा। तो अपना जो एवरेज प्रॉफिट है, एक्चुअल प्रॉफिट, वो बेस कॉमन होता है कि मैं जो कमा रहा हूं वो कितने कैपिटल पे कमा रहा हूं, और मेरे जितना उनको कमाने के लिए कितना कैपिटल लगेगा। फिर उनका कैपिटल अगर ज्यादा है तो उनका कैपिटल माइनस मेरा कैपिटल, दैट विल बी गुडविल। क्लियर है। तो पहले वो निकाल लो, एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे निकाल लो। बोलो पहला आप निकालो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड, कि मेरे जितना कमाने के लिए उनको कितना कैपिटल लगेगा। तो मेरा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय उनका रेट ऑफ रिटर्न। मेरा प्रॉफिट कितना है, एवरेज प्रॉफिट 15,60,000, उनका रेट ऑफ रिटर्न क्या है 12%। बोलो 15,60,000 डिवाइडेड बाय 12%, दैट कम्स टू 1,30 lakhs। तो 15,60,000 कमाने के लिए उनको कितना कैपिटल लगेगा, 1,30 लाख। और यही 15,60,000 मैं कितने कैपिटल पे कमा रहा हूं, 90 lakhs दिया हुआ है। मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है 90 lakhs, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, तो मतलब मेरा गुडविल है। तो गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 1,30 lakhs माइनस 90 lakhs। बोलो 130 माइनस 90, ये आएगा 40 lakhs। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है क्या। कल जो लास्ट पार्ट जिन लोगों ने देखा था और जो कल के मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, ये तो आपको जम जाना चाहिए, इसमें कोई भी डाउट कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब पढ़ते हैं कि ये कंसेप्ट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का क्या होता है।
ध्यान दो कि हम बेसिकली निकाल क्या रहे हैं कि गुडविल क्या है। गुडविल मतलब एक्स्ट्रा। यहां पे हम क्या एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं? कैपिटल। यहां हम क्या एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं? कैपिटल। ठीक है, क्योंकि हमने प्रॉफिट में से एक्स्ट्रा निकाला नहीं था। प्रॉफिट में हमने क्या लिया था? पूरा का पूरा। लेकिन सुपर प्रॉफिट में आप क्या करते हो सर? एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट तो पहले ही माइनस कर देते हो। समझ में आ रहा है क्या? प्रॉफिट लेवल पे आपने नॉर्मल प्रॉफिट हटा दिए। आप कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो वही निकाल रहे हो, और जब उसको आप कैपिटलाइज करोगे तो फिर उनका कैपिटल क्यों माइनस करोगे? उनके प्रॉफिट तो ऑलरेडी माइनस हो गए ना, तो डबल डबल नहीं हो जाएगा? प्रॉफिट भी उनके माइनस करो, फिर जब कैपिटल निकालोगे तो फिर उनका कैपिटल भी माइनस करो, तो ये डबल डबल होगा। तो आपको बस यही ध्यान देना है कि जब मैं सुपर प्रॉफिट का बेस ले रहा हूं, मैं उनके प्रॉफिट्स ऑलरेडी माइनस कर चुका हूं, मेरे एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स ही मैं ले रहा हूं, तो उसको जब मैं कैपिटलाइज करूंगा तो डायरेक्टली गुडविल आ जाएगी, डायरेक्टली वैल्यू आएगी गुडविल की। उनका जो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड है वो माइनस करने की जरूरत नहीं है। बस ये एक ही स्टेप आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? तो बोलो, सुपर प्रॉफिट अब डायरेक्टली आपको दिया हुआ है, कितना दिया है? 4,80,000। क्लियर है? तो यहां फॉर्मूला क्या है? सीधे गुडविल का फॉर्मूला है। सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। ध्यान दो, लिख लो एक जगह पे। गुडविल सुपर प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करके कर रहे हो, तो गुडविल का क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एनआरआर। डायरेक्ट गुडविल आ जाएगी, डायरेक्ट ये गुडविल ही निकलेगी। क्लियर है? तो बोलो 4,80,000 डिवाइडेड बाय आपका 12%, तो ये भी 40 लाख ही आएगी। तो आप मेथड कोई भी यूज करो, आंसर सेम ही आता है। क्लियर है? तो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 12%, दैट विल ऑल्सो कम टू 40 lakhs। आए ख्याल में? तो ध्यान देना। चलिए, तो आंसर है 40 एंड 40, दोनों में 40 lakhs ही आएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये आप लिख लो। ये खैर मैं आपके उसमें डाल ही दूंगा आगे चल के, इसका मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा स्क्रीनशॉट। चलिए सर, अब ये देखो एक और क्वेश्चन सेम टॉपिक पे आ चुका है, 2 बार आ गया। एक ही क्वेश्चन घुमा के 2 बार पूछा गया है। ठीक है? एज पर सेक्शन 247 रजिस्टर्ड वैल्यू शैल बी अपॉइंटेड बाय। सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन सिर्फ अलग है, ऑप्शन सिर्फ अलग है। ठीक है? पहला है कंपनीज बीओडी, पढ़ के हो सकता है काफी लोग बीओडी टिक करके आ जाए, आगे के ऑप्शन ही ना पढ़े, ऐसी भी बेवकूफी काफी लोग करते हैं। तो बीओडी सेंट्रल गवर्नमेंट, कोई काम नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आरओसी कोई काम नहीं है, और आता है ऑडिट कमेटी। ठीक है? तो पहला पावर किसको है? ऑडिट कमेटी को है। ऑडिट कमेटी है ना ऑप्शन में, यहां ऑडिट कमेटी नहीं होती तो फिर आप बीओडी टिक कर सकते थे, और यहां देखो ओनली नहीं लिखा है, ओनली वर्ड यूज नहीं किया है। पिछले क्वेश्चन में नन ऑफ अबव क्यों लिखा था? क्योंकि वहां ओनली लिखा था, बीओडी ओनली आ ही नहीं सकता। ठीक है? तो अगर ऑडिट कमेटी ऑप्शन में है तो आपका आंसर एकदम फिक्स है, ऑडिट कमेटी ही आएगा। क्लियर है? ये अपन कल देखेंगे, सीएपीएम वाले कल देखेंगे। यस, ये तो रेशो का है। ठीक है? तो मेरे हिसाब से पास्ट पेपर के भी क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। क्लियर है? चलिए सर, तो थ्योरी ऑलमोस्ट हो गई है। मैंने ये आपको ये भी बता दिया, वो भी बता दिया, AS26 भी बता दिया, सारे मेथड्स भी बता दिए। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। कल अब सर आप क्या क्या पढ़ाने वाले हो बता दो। कल मैं आपको सबसे पहले पूरा CAPM पढ़ाऊंगा। ठीक है? जो आपके चैप्टर 22 में दिया है, पूरा जो कंसेप्ट है, बीटा फैक्टर, CAPM, ये वो सब पढ़ा दूंगा। कॉस्ट का पूरा जो है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, वो पढ़ा दूंगा। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट के सारे जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो पढ़ाऊंगा, और उसके बाद जो मैंने कुछ कुछ फुल क्वेश्चन दिए हुए हैं लास्ट में, आई होप टाइम मिल जाएगा कल, तो लास्ट में जो मेरे बुक में MCQ बचे हुए हैं, ठीक है, लास्ट में जो भी इसमें बचा हुआ है वो मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है? ये वाला एक पढ़ाऊंगा। ठीक है? और फिर कल एक फुल क्वेश्चन भी पढ़ाऊंगा। ठीक है? और ये वाले जो बचे हुए हैं, ठीक है, ये वाले भी उसी के हैं जो मैं कल आपको पढ़ाने वाला हूँ। कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी वाले ही हैं, तो ये भी देखेंगे। एक WACC का भी पूरा क्वेश्चन देख लेंगे। क्लियर है? तो कल आपका सर अच्छा खासा कवरेज होने वाला है, और कल वाला सेशन ओल्ड सिलेबस वाले मिस नहीं करेंगे। फिर कहना नहीं सर फुल प्रॉब्लम आप ले नहीं रहे।
कल ये पूरा एक फुल प्रॉब्लम मैं लेने वाला हूं और यही क्वेश्चन आपको आता है, यही क्वेश्चन, यही टाइप का क्वेश्चन, नंबर बदल बदल के आपको बार बार आया हुआ है। आप क्वेश्चन देख सकते हो, 7 मार्क का ये क्वेश्चन आता है, 7 मार्क का क्वेश्चन आता है और कल मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूं। तो कल का सेशन ओल्ड सिलेबस वाले बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। क्लियर है? चलिए सर, तो आज के लिए इतना ही है। आज आपको जल्दी मैं छोड़ रहा हूं, ठीक है? किस्मत अच्छी है आपकी, तो आज आप जल्दी छोड़ेंगे, पर हो सकता है कल आपको 10-15 मिनट ज़्यादा बैठना पड़े, ठीक है? तो दैट्स इट, ठीक है? कल मिलते हैं। कल आपका लास्ट डे है वैल्यूएशन का, फिर हम कुछ और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एज पर द शेड्यूल। कल मिलते हैं 11 बजे वीजी स्टडी हब पे, ठीक है? और वीडियो लाइक कर देना भाई, वीडियो लाइक कर देना, चैनल भी सब्सक्राइब करना, फटाफट वीजी को 1 लाख पे पहुंचा दो, ठीक है? तो और भी बहुत सारा कंटेंट आपके लिए आने वाला है, तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो लाइक कर दो और कमेंट करके जो भी है फीडबैक आप देते रहिए, जैसे आप अभी तक देते आए हो, अच्छा लगता है मुझे। फीडबैक देते रहो जो भी है, और कल मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।